गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब आज हम लोग देखेंगे कि जो लेखपाल परीक्षा 2015 में हुई थी उसका जो सेकंड शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका जो प्रीवियस ईयर है, जो भी पेपर हुआ था दूसरे पाली में 2015 में सितंबर में जो पेपर हुआ था लेखपाल का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला शिफ्ट का हम लोग हिंदी का और आपका ग्रामीण विकास का और जीएस का डिस्कस कर चुके हैं। आज दूसरी पाली का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? जीएस का सेक्शन है आज, जीएस का ये सेक्शन चल रहा है जीएस का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर अधिक आसान होता है क्योंकि, जैसे मतलब कोई ढालू सड़क है, अगर उस पर पत्थर हम लुढ़का रहे हैं वो आसान होता है एज कंपेरिजन टू कि हम ऊपर किसी चीज को उठाएं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य को इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, या फिर पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। ठीक है, बराबर होता है। तीसरा क्या करा? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ये ठीक लग रहा है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। ठीक है, दोनों में समान तो होता नहीं, उठाने में ज्यादा बल लगता है, लुढ़काने में कम लगता है। तो क्वेश्चन क्या है? ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर से अधिक आसान होता है क्योंकि ऑप्शन सी क्या है? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, लुढ़काने में कम कार्य होता है। ठीक है, यही चीज है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत है? दाल जो है किसका अच्छा स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो दाल जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है किसका? प्रोटीन का। और दालों में भी सबसे सुपाच्य और सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग की दाल में होती है। ठीक है, मूंग की दाल में होती है। कोशिश करिए कि मूंग का तड़का खाने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? संविधान की आत्मा किसे माना गया? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और नेशनल फ्लैग। तो संविधान की आत्मा, जब प्रस्तावना हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे क्या कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान का मूल बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तावना को बोला जाता है। लेकिन अंबेडकर जी आत्मा संविधान का किसको बोले? अंबेडकर जी प्रस्तावना को आत्मा नहीं बोले। अंबेडकर जी आर्टिकल 32 को बोले, आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट का अंतिम, उसको संविधान की आत्मा बताए हैं। जबकि और सभी लोग, चाहे नेहरू जी हों चाहे सभी लोग हों, संविधान की आत्मा किसको बताए हैं? तो प्रस्तावना। अगर अंबेडकर जी का नाम इसमें मेंशन होता तब तो आर्टिकल 32 होता। अगर अंबेडकर जी का नाम मेंशन नहीं है तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। ठीक है, आगे बढ़ते। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ था। ठीक है, जून 2015 के चौथे सप्ताह में उद्यमियों और नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ। यहाँ पे केरल में, असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पकड़िए कि जून 2015 की बात हो रही है। जून 2015 का मतलब क्या है कि आपकी परीक्षा के कितने महीने? अब सितंबर में आपका पेपर हुआ है, यानी आपको लास्ट जो 6 महीने का करंट अफेयर वो एकदम कंठस्थ होना चाहिए। हालांकि करंट अफेयर 1 से 1.5 साल का क्लियर होना चाहिए आपको, लेकिन 6 महीने, लास्ट जो 6 महीने का परीक्षा के डेट के 6 महीना का जो होता है पेपर करंट अफेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 2015 का करंट कोई मतलब नहीं है, शायद इसमें असम इसका आंसर सही है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अभी के जो करंट 6 महीने के विशेष तौर पर याद रखिएगा। एनपीपी से क्या अभिप्राय? एनपीपी से क्या अभिप्राय? यानी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि सेंसस में हम आपको बताए थे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी? 2000 में आई थी। कब आई थी? 2000 में आई थी।
नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि 2045 तक अपनी जनसंख्या को स्थिर करना है, स्टेबलाइज करना है 2045 तक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीडीएम, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सीडीएम जो था, सीडीएम कब हुआ था? तो आपका सीडीएम का जो आंदोलन था जब गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी आए थे, तो उसके बाद फिर से शुरू किए थे, उससे पहले यानी 1930 के आसपास। तो सीडीएम 1 और 2 हुआ था। सीडीएम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध, अगस्त कथन के विरुद्ध, अगस्त प्रस्ताव जो आया था, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, वो नमक कर के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी क्या किए थे? साबरमती आश्रम से निकल करके पैदल मार्च किए थे 78 दिन तक, और वो कहाँ पहुंचे थे? डांडी, समुद्र के किनारे, और वहां पे नमक का जो कानून था उसको तोड़े थे। गांधी जी देखिए एक एक चीजों को किस तरीके से बढ़ते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं गांधी जी को इतना इग्नोर करते हैं। उसमें क्या है, गांधी जी ऐसे ऐसे चीजों को उठाए जो कि आम जन की बात थी। कांग्रेस थी, कांग्रेस दूर थी हमारे आजादी के आंदोलन से, लेकिन गांधी जी नमक जैसे चीजों को उठाए, क्योंकि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचे हो, हर किसी को नमक की जरूर आवश्यकता है। तो इतनी छोटी से छोटी चीजों को अपना राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना करके चले। तो इस तरीके, ताकि बल्क में इतनी बड़ी संख्या में उनके आगे पीछे लोग घूमते थे, उसका मेन कारण क्या था? यही था कि वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के चलते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? तो हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ठीक है, लोकसभा की तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि मिनिमम एज क्या है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर जो बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी न्यूनतम एज क्या? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। क्या होगी उसकी उम्र? तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है, वार्ड मेंबर की चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ये कहानी है 2015 की। ठीक है, 2015 में ये $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था। कौन कौन कंपनी थी वही पूछ रहा है इसमें, सॉफ्ट बैंक और एक ठो और कौन सी थी? 3 कंपनियां थी, सॉफ्ट बैंक, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी, एक और थी। तो अब तो वो इस सब रिलेवेंसी है नहीं, करंट अफेयर थोड़ा सा वो रहिएगा, अवेयर रहिएगा इसमें, हालांकि भारतीय इंटरप्राइजेस था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत करंट कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, केंद्र सरकार के विकास व्यय यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय जिससे क्या होता हो? विकास होता हो। तो ऑप्शन क्या है? शामिल नहीं है, पॉइंट देखिए, शामिल नहीं है। रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान। ठीक है, तो जो ऐसा काम करने जिससे विकास नहीं, ऐसा व्यय किया जाए, खर्च किया जाए जिससे विकास नहीं होता है। तो आर्थिक सेवाओं पर व्यय करने से विकास होता है। सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं जो हम लोग प्रोवाइड करती, सरकार प्रोवाइड करती है, उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, और भी तरह के डेवलपमेंट होते हैं। राज्यों को जो अनुदान देता है उससे भी विकास होता है। रक्षा पर खर्च करने से विकास नहीं होता है। ठीक है, एक डिटरेंस, हम दबाव बनाते हैं दूसरे देशों पर। ठीक है, जिस तरीके से इस समय देखिए यूक्रेन रक्षा पर व्यय नहीं करता था, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले ही जब यूएसएसआर टूटा था तो उसको दे दिया था, तो आज वहीं पछता रहा है। तो चीजें ये है कि रक्षा पर थोड़ा डिटरेंस रहता है दूसरे देशों के साथ, लेकिन विकास नहीं होता है। तो रक्षा पर किया गया व्यय जो है विकास व्यय का हिस्सा नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी स्थित है कर्क रेखा के उत्तर में। आपको बताएंगे कि कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कैसे है, क्या है। तो ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, उसमें ज्योग्राफी का लेक्चर होगा, उसमें होगा। प्लेलिस्ट में सारे हैं आपके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और आगे आने वाले समय में हिस्ट्री भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखिएगा क्या है कैसे। कन्याकुमारी दक्षिणी छोर स्थित है कर्क रेखा के उत्तर में, बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, बिल्कुल नहीं। मकर रेखा के दक्षिण में, नहीं। भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर है, मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे है। ठीक है,
और कन्याकुमारी हमारा यही है जो कि 8 डिग्री पर पड़ता है, 0 डिग्री से ऊपर 8 डिग्री पर पड़ता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? कोपा अमेरिका 2015 किसने जीता था? तो आपका यहाँ पे अर्जेंटीना होना चाहिए था, अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, चिली। तो कोपा 2015 जीता था, इससे हमसे कोपा 2021 22 कौन जीता या 21 कौन जीता वो हमको पता होना चाहिए, जो करंट में चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो उस समय शायद चिली जीता था। इस समय 2021 की बात करें तो अर्जेंटीना जीता है। ठीक है, 2021 में अर्जेंटीना जीता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, करंट अफेयर की चीजें। देखिए किस तरीके के पेपर कराने का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको ट्रेंड पकड़ना है कि जो भी यूपीट्रिपलएससी आयोग में लोग बैठे हुए हैं वो आपके लेखपाल एस्पिरेंट से किस तरीके की सोच रखने की आशा करते हैं। इस तरीके की सोच आप आशा करते हैं, उसी तरीके की सोच आप रखिए। इसको 1 बार 2 बार 3 बार चीजों को देखिए, क्योंकि चीजें या फिर कोई बुक लेकर के उसको सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर पेपर 2-4 बार कर एकदम याद होना चाहिए। अगर आप कहीं वो क्वेश्चन देखें तो आपको लगे कि नहीं अरे कोपा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे लेखपाल वाले में, तो ये आपको पता प्रीवियस ईयर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए उसी के अनुसार पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करिए। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना जो है आपका कब हुई थी? 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा घटना जो है कब हुई थी? अगर इनके अनुसार देखा जाए तो 5 फरवरी 1922, हालांकि 4 फरवरी को हुई थी। 4 फरवरी को। चौरी चौरा गोरखपुर में एक जगह है, वहां पर लोग भीड़ जा रही थी, आंदोलन कर रही थी, वो हिंसात्मक रूप ले लेती है असहयोग आंदोलन के दौरान वो हिंसात्मक रूप ले लेती है। पुलिस थाना था एक ठो, उसको क्या करती है कि हिंसा मारने की कोशिश करती है। कुछ सिपाही जाके छिप जाते हैं पुलिस वहाँ पे भीतर चौकी में, थाने में, और लोग जला देते हैं और वो जल के ही मर जाते हैं। लगभग 22 पुलिसकर्मी थे, वो मर जाते हैं। तो उसी को चौरी चौरा घटना कहा जाता है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को हुआ था या फिर 4 फरवरी। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह जफर जो है उनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है आपका कहां हुआ था? आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, रंगून। तो उनकी मृत्यु कहां हुई थी? रंगून में हुई थी। उनकी मृत्यु कहां हुई थी? रंगून में हुई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। रंगून में देखिए, अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। इनको 1857 में जब क्रांति हुई थी तो इनको निर्वासित कर दिया गया था। म्यांमार की राजधानी कहाँ थी? रंगून में। और 1862 में 1862 में इनकी वहीं पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी रंगून में। इनको निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेज। कहाँ पे? रंगून, म्यांमार में। ठीक है, रंगून में 1962 में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कौन अधिकारी जो कि कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, विपक्ष का नेता और भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो कैबिनेट स्तर का जो पूछ रहा है इसमें क्या, कैबिनेट स्तर के आपके कौन होते हैं? तो विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का अधिकारी होता है, जान लीजिए। कैबिनेट स्तर मतलब सबसे मेन प्रधानमंत्री और उनकी जो मेन कैबिनेट होती है उसी स्तर का विपक्ष का नेता होता है। उसको शैडो मिनिस्टर भी बोला जाता है। उसको कौन सा मिनिस्टर बोला जाता है? तो उसको शैडो मिनिस्टर बोला जाता है। ठीक है, शैडो मिनिस्टर है, यानी पूरी कार्रवाई पर उसकी नजर रहती है। शैडो मिनिस्टर कैबिनेट स्तर का अधिकारी वो होता है, मिनिस्टर होता है, विपक्ष का नेता। ठीक है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन पर कौन सा नाम दिया गया? 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था उसी संबंधित रेस्क्यू ऑपरेशन पूछा है, क्या कहा जाता था? तो ऑपरेशन सहायम, ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन अभय। उस समय ऑपरेशन मैत्री चला था। तो जो भी इस समय करंट में, चाहे वो मेडागास्कर में हमने दवाई पहुंचाई हो, चाहे कोरोना के दौरान कुछ रिलीफ दिए हो अलग अलग देशों को, या फिर आगे कोई भी चीजें चलाई जा रही भारत सरकार द्वारा, तो मेन स्पेशली भारत सरकार की चीजों पर फोकस किया करिए, उत्तर प्रदेश सरकार की चीजों पर फोकस करिए। उसके बजट, उसके स्कीम, इन चीजों पर जब ध्यान देंगे तब जाकर के चीजें आपको समझ में आएंगे और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक डाटा पर रिलाई रखना सबसे जरूरी। तो ऑपरेशन मैत्री आपका क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन देश में लोगों का संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, देश के बीच में लोगों का संचलन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन।
जो माइग्रेशन होता है उसको अंतरराष्ट्रीय गमन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय गमन बोलते हैं। और माइग्रेशन यानी एक देश से दूसरे देश में जब लोग जाते हैं। एक देश से दूसरे देश में लोग क्यों जाते हैं? कि कोई व्यापार करने के लिए जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई मनोरंजन के लिए जा रहा है, कोई आजीविका के लिए जा रहा है। तो ये जो एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन या फिर अंतरराष्ट्रीय गमन। ऑप्शन सी इसका सही। देशों के बीच लोगों का संचलन होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व इसमें क्या होगा? सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व इसमें क्या है? आपका फ्लोरीन होगा। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो आपका सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। ठीक है, डैड जिसको कहते हैं। डैड कब हुए थे? तो 16 अगस्त 1946 को हुए थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिसको कहा जाता है। क्या पूछा है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा, हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद क्या है कि उच्छादन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? जैसे कोई पदार्थ है, इसे अनावरण है, कोई ढका हुआ नहीं है, अगर वो वायु से नमी ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन। ठीक है, उसे प्रस्वेदन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, जगमोहन डालमिया, श्रीनिवासन, जहीर अब्बास, मुस्तफा कमाल। तो आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के अध्यक्ष को पूछा, 2015 का पूछा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अभी आपको जानना है कि अभी कौन है आईसीसी के चेयरमैन। तो आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं इस समय। ठीक है, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं और आपके उपाध्यक्ष जो है, वाइस चेयरमैन जो है वो आपके कौन है? इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई थी? उच्चतम वार्षिक वर्षा भारत की कहां दर्ज की गई थी? तो मासिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान। ठीक है, तो मासिनराम में सबसे ज्यादा क्या हुआ था? वर्षा लगातार होती है मासिनराम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब कौन है? मासिनराम। मासिनराम में क्यों वर्षा होती है? क्योंकि जब भी साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है इंडिया के, ये इंडिया के इधर एक तो कुछ हवाएं आती इधर से, क्या नाम है, अरब सागर की तरफ से कुछ हवाएं जाती हैं इधर से, बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पे अराकान योमा है, जब ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं तो उसमें बताए हैं, अराकान योगा क्लाइमेट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। यहाँ से हवा जब टकराती है अराकान योमा से तो इंटीरियर में भारत की प्रवेश करती है इधर से, और यहाँ पे आपका यहीं पर है आपका कौन? गारो खासी जयंतिया, उसे जो पहाड़ियाँ मेघालय की, इसी में कुछ हवाएं आती हैं और फंस के रह जाती हैं। इस तरीके की आकृति होती है इनकी, फनल शेप, कीप के आकार की, और इसमें फंस करके बारिश बाहर ही नहीं निकल पाती हवा, इसी में बार बार टकराती, इधर टकराती, इधर टकराती है, टकरा टकरा कर सारा बारिश जितनी ह्यूमिडिटी अपनी बंगाल की खाड़ी से लेके आई थी सब कुछ ह्यूमिडिटी उसी में देती है। लगभग 1150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पे? मासिनराम। पूरे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। ठीक है, और चूरू की बात करें, सबसे गर्म स्थान राजस्थान में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में शामिल करने की कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति। ठीक है, तो इसमें कौन है? स्वर्ण सिंह समिति आपकी फंडामेंटल राइट को शामिल करने की बात कही थी। ठीक है, कब शामिल हुआ था? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। संविधान के किस उसमें है? भाग में 4A में है, आर्टिकल 51A। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। अच्छा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के हैं? ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो हैं वो किस ग्रंथ, किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो वो आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है,